तो है गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आउटलायर्स के बारे में। ठीक है, हम लोग जानेंगे आउटलायर्स क्या होता है और अगर एक डेटा सेट में आउटलायर्स मौजूद है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आउटलायर है तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक रिव्यू ले लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आउटलायर्स होते क्या हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे डेटा सेट में जो है आउटलायर्स आते क्या है, मतलब कॉमन रीजन क्या हो सकता है कि हमारे जो डेटा सेट हम लोग बनाए हैं या फिर कहीं से हम लेते हैं उसमें आउटलायर्स आते क्यों हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो डेटा सेट में है, मान लीजिए कि हमने उस डेटा सेट को नहीं बनाया है, कहीं से डेटा सेट अपना उठाया है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आउटलायर्स को हम देखते कैसे हैं, मतलब हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें आउटलायर है कि नहीं है। ठीक है, उसको हम देख लेंगे। फिर हम देख लेंगे कि जो हमारा आउटलायर्स होता है वह डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी एल्गोरिदम्स होती हैं उस पर कैसा बिहेवियर करता है, क्योंकि जो हम एक मॉडल अपना ट्रेन करते हैं या हम अपना एक मॉडल बनाते हैं तो हम लोग बहुत सारी एल्गोरिदम चेक करते रहते हैं। तो जिस एल्गोरिदम में हमको बेस्ट रिजल्ट मिलता है हम उसको यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम पे हमारा आउटलायर्स कैसा बिहेव करता है उसको हम लोग देख लेंगे। फिर अगला हम लोग देख लेंगे कि वो जो हमारा आउटलायर्स है उसको हम लोग हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कि आउटलायर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आउटलायर्स क्या होते हैं, तो देखो यार, एज अ मशीन लर्निंग डेवलपर या डेटा साइंस इंजीनियर कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे डेटा में मिसिंग वैल्यूज हों, आउटलायर्स हों या कुछ कम वैल्यूज हों। तो सब लोग चाहते हैं कि हमको एक अच्छा सा डेटा सेट मिल जाए और हम अपना उस पर मॉडल लगाएं और हमको अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए। तो आउटलायर्स क्या होता है, आउटलायर्स मतलब आप अगर इसका वर्ड देखें, आउटलायर्स आउटलायर्स मतलब होता है सबसे अलग। आउटलायर्स मतलब होता है कि कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे वो डिफरेंट हो। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज ले रखा है, इससे आप देख सकते हैं कि आउटलायर्स क्या है। तो जैसे कि ये लोग, एक मीटिंग चल रही है यहाँ पर, हमको इमेज देख के पता चलता है, और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे बैठकर टेबल के पास बैठकर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, मिस्टर तेजू खान जी वो चुकू है कुर्सी अलग लेके बैठे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक आउटलायर्स है। ठीक है, और अगर हम इस डेटा सेट में देखें तो डेटा सेट में क्या है, ये वाला पॉइंट एक आउटलायर है। तो अब आउटलायर आपको समझ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ आउटलायर को समझाने के लिए कि मान लीजिए कि आपके क्लास में मान लीजिए कि आप जहाँ पे काम करते हैं, जिस कंपनी में, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि सबकी एवरेज सैलरी, सबकी मान लीजिए जो सैलरीज है, किसी की 20 के है, किसी की 15 के है, किसी की 12 के है, किसी की 8 के है, किसी की 13 के है, और एक बंदा है जिसकी सैलरी 1000 की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे जो बाकी सारे एम्प्लॉयज हैं इनके जी सैलरी है वो थोड़ा कम कम है, लेकिन जो एक बंदा है इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, 1000 के। तो यहाँ पर ये वाला बंदा क्या है, आउटलायर्स है। तो आई होप कि आपको लोगों का आउटलायर्स समझ में आ गया होगा। आप जा करके सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं हमारा। अगला क्या है कि हमारा जो डेटा सेट होता है उसमें कौन कौन से डिफरेंट काजेज हो सकते हैं जिससे हमारा आउटलायर आ सकता है हमारे डेटा सेट में। तो देख लेते हैं पहला काज क्या हो सकता है कि हमारा जो मेजरमेंट है, तो दिस काज इज व्हेन द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज टर्न्स आउट टू बी फॉल्टी। मान लीजिए हम कोई अपना डेटा सेट तैयार कर ले रहे हैं और हम डेटा सेट जिससे तैयार कर ले रहे हैं वो हमारा मेजरमेंट ही गलत है, तो क्या होगा, उससे हमको डेटा फॉल्टी मिलने का चांस हो सकता है। तो डेटा एंट्री से भी हमको जो आउटलायर्स हमारे बन सकते हैं। मान लीजिए डेटा एंट्री कोई कर रहा है और गलती से उससे एक रो में एक वैल्यू, एक कॉलम की एक वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा हो गई या बहुत कम हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, वो एज आउटलायर हो सकता है। डेटा एंट्री हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है, डेटा प्रोसेस करते समय एरर आ सकता है। डेटा प्रोसेस में क्या होता है कि डेटा माइनिंग या डेटा प्रोसेसिंग, इसमें हम लोग बहुत सारी जगह से डेटा अपना मंगाते हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज से डेटा लेते हैं, तो उसको प्रोसेस करके एक हम फाइनल डेटा बनाते हैं। तो मान लीजिए प्रोसेस करते समय ऐसी कोई गलती हो गई जिससे कोई ऐसा कॉलम है जिसमें बहुत या तो कम वैल्यू आ गई या बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गई। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आउटलायर्स क्रिएट हो सकते हैं वहाँ पर। सैम्पलिंग एरर, हम दिस हैपन्स व्हेन एक्सट्रैक्ट और मिक्स डेटा फ्रॉम द रॉन्ग और वेरियस सोर्सेस। हम जब डेटा को सैंपल करेंगे तो उस समय भी हमारी गलती हो। इंटेंशनल आउटलायर, दीज आर डमी आउटलायर्स मेड टू टेस्ट डिडक्शन मेथड। ठीक है,
फिर अगला है नेचुरल आउटलायर। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो आउटलायर्स हैं, कारण है जिससे हमको अपने डेटा सेट में आउटलायर्स देखने को मिलते हैं। आप लोग इसको ढंग से पढ़ लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। हम लोग चलते हैं अपने अगले में। तो देखते हैं, मान लीजिए अब तो हम जान गए कि हमारे डेटा सेट में आउटलायर है। उसको आउटलायर को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड क्या होते हैं, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि आउटलायर्स क्या होते हैं और आउटलायर्स हमारे डेटा सेट में आते क्यों हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे डेटा सेट में आउटलायर्स है तो उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, हम लोग जानेंगे कैसे कि हम लोग हमारे डेटा सेट में आउटलायर है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या, ग्राफ प्लॉट करो और उससे हमको आउटलायर्स दिख जाते हैं। तो किसी भी डेटा सेट में हमको आउटलायर्स देखने के लिए हम बॉक्स प्लॉट कर देते हैं। बॉक्स प्लॉट करके कि हम देख सकते हैं आउटलायर्स क्या होता है। अभी हम लोग इसको देखेंगे बॉक्स प्लॉट कैसे करते हैं। और हम लोग स्कैटर प्लॉट करके देख सकते हैं कि आउटलायर्स है कि नहीं है। ठीक है, और हम लोग डिस्क प्लॉट होता है हमारा, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, उसको हम लोग प्लॉट कर करके अपने आउटलायर्स को देख सकते हैं कि हमारे डेटा सेट में आउटलायर्स है कि नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हमारे डेटा सेट में मान लीजिए आउटलायर है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, मतलब उसको देखा कैसे जाता है। तो देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आउटलायर्स हमेशा खराब काम ही करेंगे। ऐसा हो सकता है कभी कभी आउटलायर्स तो अच्छा काम कर जाए, कभी कभी आउटलायर्स खराब काम करें। तो हमको आउटलायर्स को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है कि हम कब आउटलायर्स लें, कब आउटलायर्स नहीं लें। ठीक है, तो अभी मैंने जो अभी सैलरी वाला एग्जांपल दिया था, वहां पे क्या होगा, अगर हम सारे एम्प्लॉयज़ की, उस कंपनी की एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी निकालें तो क्या होगा कि एवरेज सैलरी बहुत ज़्यादा चली जाएगी। वहां पर डेटा सेट क्या था, हम्म, देखिए यहाँ पे अगर डेटा सेट ये हमारा था। अभी मान लीजिए कि हम सबका एवरेज निकालें तो एवरेज हमारा कितना आएगा, 20, 15 + 12 + 8 + 13। और इसका तो एवरेज तो ठीक ठाक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20, 20, 40, 40 और 30, 70, 35 के आसपास में आएगा कुछ। तो इसको 35 के आसपास में आएगा। लेकिन अगर हम इसमें 10,000 और सारे एम्प्लॉय का एवरेज निकालेंगे तो 35 आ जाएगा हमारा, 1 मिनट, 70 में 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो कितना आ रहा है, एवरेज लगभग आ जाएगा 5 और 2, अप्रॉक्स 14 के आसपास में आ रहा है, अगर हम इस 10 के को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम 10 को इंक्लूड करें तो हमारा क्या होगा, 1,000 ए प्लस 70,000 ए, तो हो जाएगा 1070/6। तो ये करीब आएगा। तो देख सकते हैं आप, ये बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ गया। तो आउटलायर्स क्या है यहाँ पर, आउटलायर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर अच्छा मान लीजिए आउटलायर्स कब हमको अच्छा हो सकता है हमारा, कि चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए कि क्या है, अभी आप बैंक में है। ठीक है, आपका अकाउंट एक बैंक में है। आप क्या करते हैं, आप डेली डेली कुछ पैसे निकालते हैं, 10,000, 20,000 या 30,000। फिर एक दिन क्या होता है कि आपके बैंक से बहुत ज़्यादा पैसे, 3 लाख रुपए निकाल लिए गए। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक वाले देखेंगे कि इस बंदे का ग्राफ जो है, कभी नहीं, इन्होंने कम पैसे निकालने हैं, बस ऐसे से जा रहा है। लेकिन एक बैंक जैसे ही आपके अकाउंट से 3 लाख पैसे निकलेंगे, आपको पता चल जाएगा, बैंक वालों को पता चल जाएगा, वो आपको मैसेज भेज सकते हैं कि देखिए आपके अकाउंट से इतना पैसा निकाला जा रहा है, क्या आप ही हैं या फिर कोई दूसरा निकाल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आउटलायर हमारा फायदा कर गया। तो हमको हर एक डेटा सेट के लिए सोचना पड़ता है कि आउटलायर यहाँ पे सही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस आउटलायर को मैनेज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बेज होते हैं, हम उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके से आउटलायर्स को ट्रीट करते हैं। पहला हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे डेटा सेट में आउटलायर्स है तो हम डेटा सेट को ट्रिम कर देते हैं, ट्रिमिंग बोलते हैं इसे, ट्रिमिंग कर देते हैं। तो ट्रिमिंग में क्या होता है कि हमारा हमारा जो डेटा सेट है उसमें जो आउटलायर्स हैं उस पूरी को हम लोग डिलीट कर देंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा डेटा सेट छोटा हो जाता है, ट्रिम हो जाता है हमारा डेटा सेट। और लेकिन इसका एक फायदा भी है, ये बहुत फास्ट होता है। बहुत बड़ा डेटा सेट है, जो जो हमको डिलीट करना है, जो रो जिसमें आउटलायर्स हैं हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्या होता है, अगला कैपिंग होता है। ठीक है, कैपिंग में क्या है कि हम मान लीजिए
तो देखो कैपिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कैपिंग में ये बताओ आउटलायर्स कहाँ हो सकता है। आउटलायर्स या तो सबसे कम हो सकता है या तो सबसे ज़्यादा हो सकता है, बीच में आउटलायर्स तो होगा नहीं। तो कैपिंग में क्या करते हैं कि एक बाउंड्री लगा देते हैं, एक मिनिमम बाउंड्री, एक मैक्सिमम बाउंड्री, एक मिनिमम बाउंड्री, एक मैक्सिमम बाउंड्री, कि इस मैक्सिमम के बाद जो भी है वो सारे आउटलायर्स हैं, इस मिनिमम वैल्यू के बाद जो है वो सारे आउटलायर्स हैं। जैसे हमारे सेलुलर डेटा सेट था, उसमें क्या कर देंगे, हम कर देंगे जो भी 20K से ऊपर है वो आउटलायर्स हैं, या उसमें लिख देंगे मिनिमम में लिख देंगे जो जो भी 2K से कम है जिनकी सैलरी वो भी आउटलायर है। ठीक है। अगला क्या होता है कि हम जो हमारे आउटलायर्स हैं उनको एज अ मिसिंग वैल्यूज हम लोग यूज कर लेते हैं। जो हमारे आउटलायर्स हैं उनको हम लोग एज अ मिसिंग वैल्यू हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो हमने मिसिंग वैल्यू के बारे में पढ़ा था, क्या करते हैं मिसिंग वैल्यू को डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। तो हम आउटलायर्स को मिसिंग वैल्यू मान लेंगे और उसको देख लेंगे। इसी में आता है एक डिस्क्रिटाइजेशन आता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा कोई, हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं, इसमें क्या होता है डिस्क्रीट कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई डेटा है 80 to 90 के बीच में, उसको हम लोग एक वैल्यू दे देंगे। ठीक है। तो क्या होगा, हमारा 90 और 80 आउटलायर से हट जाएंगे, हमको एक वैल्यू दे देंगे। ठीक है। तो ये रहे हम लोग, जितना भी हम लोग मेथड पढ़ेंगे आउटलायर्स को हैंडल करने का, डिटेक्ट करने का, सब में यही होता है। या तो ट्रिमिंग करेंगे हम लोग, या तो कैपिंग करेंगे, या तो हम लोग एज अ मिसिंग वैल्यू यूज करेंगे। वैसे हम लोग ज़्यादातर केसों में अप्रैक्सली 90-99% में हम लोग ट्रैपिंग और कैपिंग ही करते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे क्या है कि हमारे जो आउटलायर्स होते हैं हम उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे जो आउटलायर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम में कैसे कैसे बिहेव करते हैं। तो मान लीजिए कि अभी हमारा एक कोई मॉडल है और एक डेटा सेट है। ठीक है। उस पर हम अपना लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हैं। अभी क्या है, हमारी लाइन ठीक है, कुछ डेटा इधर है कुछ डेटा इधर है। मान लीजिए कि अभी क्या होगा कि एक हमारा डेटा इधर है, यहाँ पर है। तो क्या होगा, अब हमारी लाइन कैसी होगी, अब हमारी लाइन कुछ ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि मान लीजिए हमारा जो क्या हो सकता है, लीनियर रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटलायर आने से हमारा पूरा वैल्यू ही, पूरा हमारा जो वैल्यू है वो हमारा पूरा फंक्शन की पूरा, इसमें क्या होगा, हमारा हमारा जो बेस्ट फिट लाइन है वो पूरा एकदम ऊपर चली जा रही है। तो इससे क्या बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है। तो इसमें तो हम देख सकते हैं कुछ हमारे जो एल्गोरिदम्स होते हैं जिसमें आउटलायर्स को हमको हैंडल करना ही करना होता है। मतलब अगर आउटलायर्स है तो हम, अगर मान लीजिए कि हम लीनियर रिग्रेशन जैसे यूज कर रहे हैं, या लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहे हैं, या एक एडा बूस्ट आती है अनसेम्बल लर्निंग में, आप लोगों ने पढ़ रखा है, और डीप लर्निंग में, ये सब इस सब जगह पे हम लोगों को अपने आउटलायर्स को हैंडल करना ही करना पड़ता है। क्योंकि इन सब में क्या होता है कि हमारा वेट कैलकुलेट किया जाता है, वेट कैलकुलेशन पे ये सब हमारे एल्गोरिदम बेस्ड है। तो यहाँ पर हमको आउटलायर्स को हैंडल ही करना पड़ता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिस जिस एल्गोरिदम में हमको वेट कैलकुलेशन हो रहा है वहाँ पे हमको आउटलायर्स मैनेज करना पड़ेगा। और जैसे कुछ एल्गोरिदम होती हैं जैसे ट्री बेस्ड एल्गोस, इसमें जैसे कि डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग या एक्जी बूस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने डेटा को कटिंग करते हैं एक्सिस से, डिफरेंट डिफरेंट जगह से। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग आउटलायर्स को अगर हैंडल ना करें, मैनेज ना करें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा मॉडल एकदम बढ़िया अच्छा काम करेगा। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब आप लोग इतना देख लीजिए कि अगर ट्री बेस्ड हमारी एल्गोरिदम है तो हमको आउटलायर्स को मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमको वेट कैलकुलेशन वाली कोई एल्गोरिदम हमको लगा रहे हैं तो आप हमको अपने जो आउटलायर्स है उसको मैनेज करना ही करना पड़ेगा। तो इसमें देख लेते हैं कि हम लोग आउटलायर्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या होते हैं डिटेक्ट करने का। तो जो हम लोग इसमें 2-3 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम लोग मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो हमारा मीन वैल्यू आएगा उसमें +3 डेविएशन और -3 डेविएशन, ठीक है, इन दोनों का रेंज लेते हैं। अगर कोई वैल्यू हमारी मीन +3 स्टैंडर्ड डिविएशन से बड़ी है तो वो आउटलायर एज अ आउटलायर हम लोग उसको लेंगे।
अगर हमारी कोई वैल्यू मीन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से बड़ी छोटी है तो उसको भी हम लोग एज अ मीन लेंगे। तो ऐसा देखा गया है कि जो हमारा 1 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो इसमें हमारे अप्रॉक्स 68% डेटा आ जाते हैं, और अगर हम सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें तो इसमें अप्रॉक्स हमारे 95% ऑफ डेटा आ जाते हैं। अगर हम थर्ड अपना डेविएशन ले लेते हैं तो इसमें देखा गया है कि हमारा जो अप्रॉक्सीमेटली 99% डेटा है वो इसमें आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे हम लोग इसमें अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहला चीज कि हम अपने मीन को निकालेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। ठीक है, अगर हमारा कोई डेटा मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से बड़ा हुआ, अगर कोई डेटा इससे बड़ा हुआ तो उसको बोल देंगे कि ये 2 आउटलायर है। अगर हमारा फिर हम निकालेंगे म्यू -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर इससे हमारा कोई डेटा छोटा रहा तो बोल देंगे आउटलायर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आउटलायर्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अगला वाला हमारा स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हम लोग कैसे निकालेंगे अपने आउटलायर्स को, कैसे हम लोग निकालते हैं आउटलायर्स को, कैसे पहचानते हैं कि आउटलायर है कि नहीं है। तो एक इसमें क्या होता है कि हम अपने डेटा को परसेंटाइल में देते हैं। परसेंटाइल का क्या मतलब होता है कि देखो, परसेंटाइल का मतलब अगर मैं कहूँ कि 100% परसेंटाइल, तो 100 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि तुमसे 0 बंदे ऐसे हैं जिनका मार्क्स तुमसे ज्यादा है, तुमसे कम है, तुमसे ऐसे 0 बंदे हैं जिनका देखिए 100%, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 100% की वैल्यू 99 है। ठीक है, इसका मतलब क्या, 100% का मतलब मैक्स होता है। देखो, अगर मैं कहूँ कि जिससे आप लोग जो रिजल्ट आते हैं उसमें क्या होता है, परसेंटाइल्स आते हैं। अब जे मेंस का रिजल्ट भी आता है और एमबीएस के रिजल्ट आते हैं, तो उसमें क्या होता है, परसेंटाइल होता है। अगर मैं कहूँ कि 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल का मतलब मैं दे दूँ 89, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 100% लोग 100% लोग की वैल्यू 89 से कम है। मतलब क्या, आप सबसे मैक्स हैं। आप समझिए इस बात को कि अगर मैं बोलूं 100%, 100% का क्या मतलब होगा, 100% का कोई एक वैल्यू दी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि 100% लोग 89 से कम है। अगर मैं बोलूं कि 25 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल का मतलब मान लीजिए कोई वैल्यू मैं दे दिया हूं कि 28, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, बोलिए मेरे साथ। 25 परसेंटाइल का मतलब होगा कि 25% लोग, 25% लोगों की जो लोगों का जो वैल्यू है 28 से कम है। ठीक है, अगर मैं अब बोलूँ कि 75 परसेंटाइल कितना होगा, 75% का कुछ वैल्यू आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि 75% वैल्यू का मतलब यह है कि 75% लोगों का जो वैल्यू है वह x से कम है, इस पर्टिकुलर पोर्शन से कम है। तो आप परसेंटाइल का मतलब आप समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं इसमें कि जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हम लोग आउटलायर्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे डिटेक्ट करते हैं आउटलायर्स को, एक बार मैं इसको मिटाता हूँ फिर बताता हूँ आपको कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम टोटल परसेंटाइल पे काम करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग ये देखिए, इसमें हम लोग अपने डेटा का पहले 25 परसेंटाइल निकालते हैं, उसको Q1 बोलते हैं। फिर 75 परसेंटाइल निकालते हैं, उसको Q3 बोलते हैं। ठीक है, तो 25 परसेंटाइल निकालेंगे, जितना भी इसकी वैल्यू आएगी 25 परसेंटाइल, मान लीजिए x आए, इसका मतलब हुआ कि 25% लोग इस x वैल्यू से कम है। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं हम, एक लोअर अपर पॉइंट निकालते हैं। अपर पॉइंट कैसे निकालते हैं कि Q3 मतलब 75 परसेंटाइल प्लस 1.5 ऑफ IQR। और ये IQR क्या होता है, IQR जो होता है आपका 75 परसेंटाइल और जो 25 परसेंटाइल है उसका डिफरेंस जो हमारा कहलाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज का उसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। तो अगर हम अपर पॉइंट निकालेंगे तो हमारा इतना आएगा, और लोअर पॉइंट में क्या होगा कि 25 परसेंटाइल माइनस 1.5 इंटर क्वार्टाइल रेंज।
ठीक है। अगर ये हमारी हो गई लोअर लिमिट, ये क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई। अब अगर हमारा कोई ऐसा डेटा जो अपर लिमिट से बड़ा है, अपर लिमिट का मतलब कि 75 परसेंटाइल प्लस 1.5 इंटू IQR, इससे अगर कोई वैल्यू बड़ी आती है, अपर वैल्यू से कोई बड़ी वैल्यू आती है तो उसको हम आउटलायर्स मान लेंगे। ठीक है, हमारे डेटा सेट में अगर अपर वैल्यू निकालनी है, हम लोअर वैल्यू निकालनी है। अगर इस अपर वैल्यू से कोई कोई वैल्यू ज्यादा बड़ी निकल गई, उसे बोल देंगे आउटलायर्स है। अगर ऐसे लोअर वैल्यू निकालेंगे, अगर लोअर वैल्यू से कोई वैल्यू छोटी है, उसे बोल देंगे हम लोग आउटलायर्स है। ठीक है, तो आप लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझ गए होंगे। अगला हम लोग क्या करते हैं, हम परसेंटाइल का यूज करते हैं। परसेंटाइल में क्या करते हैं कि हम लोग अपने से मान लेते हैं, हमारा जो डेटा है उसको हम लोग मान लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम ले लेते हैं 99 परसेंटाइल। अब 99 परसेंट का मतलब क्या होगा, मान लीजिए मैं बोलता हूँ 99%, 99% का मतलब ऐसा है इसकी कोई वैल्यू आएगी 99% का, तो 99% का मतलब है कि 99% लोग की वैल्यू, 99% परसेंटाइल मतलब 99% लोगों की वैल्यू आपके वैल्यू से, मतलब जो भी ये वैल्यू होगी वाई की वैल्यू से कम है। ठीक है, तो हम लोग परसेंटाइल में क्या करते हैं, एक मैक्स वैल्यू ले लेते हैं और एक मिन वैल्यू ले लेते हैं अपने से, डेटा को एनालाइज करते हैं और अपने से हम लोग एक्चुअली इससे बहुत सारे लोग 99 और 0.1 का वेरिएशन हमेशा लेते हैं, तो इसको मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, इसको मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं। फिर अब इन दोनों के बड़ी मतलब 99% परसेंटाइल से जो वैल्यू बड़ी होगी उसको हम आउटलायर ले लेंगे, और 0.1 परसेंटाइल से जो वैल्यू छोटी होगी उसको हम लोग ले लेंगे, उससे जो छोटी वैल्यू होगी उसको भी हम लोग आउटलायर ले लेंगे। इसको हम लोग देखेंगे, अभी अप्लाई करके एक एग्जांपल लेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे परसेंटाइल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फिर चलिए एक चीज और देख लेते हैं लास्ट में, कि अगर हम तो अब ये सब देख लिए, अब हम हैंडल कैसे करेंगे उनको। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास 3 मेथड आते हैं। पहला आता है एक जेड स्कोर मेथड करके, ठीक है। दूसरा एक आता है हमारे पास IQR, और तीसरा हम यूज करेंगे परसेंटाइल। ठीक है, तो हम लोग अगले 3 वीडियो में, ठीक है, जेड स्कोर को पढ़ेंगे। जेड स्कोर क्या होता है, मतलब जेड स्कोर किससे अप्लाई करते हैं, वैसे मैं आपको बताता चलता हूँ, थ्योरी सारे यहीं पे खत्म कर देता हूँ। हम लोग अगली वाली वीडियो में जो है कि जेड स्कोर थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसमें थ्योरी इसका देख लेंगे, रिवाइज कर लूंगा, और फिर उस पर एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको देखेंगे, अप्लाई करेंगे। तो जेड स्कोर में, जेड स्कोर जो हमेशा अप्लाई होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी आप लोगों ने कर देखा था, कुछ ऐसे था। तो हमारा डेटा क्या होगा, या तो कुछ यहाँ पर आउटलायर्स होंगे, कुछ यहाँ पर आउटलायर्स होंगे। ठीक है, तो जेड स्कोर जब भी हम अप्लाई करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर अप्लाई करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कोई हमारा कॉलम है जिसकी वैल्यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में जा रही है, तो उसको हम लोग जेड स्कोर का यूज कर करके अपना आउटलायर्स को फिल करेंगे। क्या करेंगे, जेड स्कोर में निकालेंगे कुछ वैल्यू, कुछ मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, इसके इधर जो होगा काट के फेंक देंगे, इधर जो कुछ वैल्यू होगा उसको काट के फेंक देंगे। ठीक है, मतलब उस वैल्यू को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, या तो क्या करेंगे, या तो उस वैल्यू को कैप कर देंगे, हम लोग पढ़े थे कैपिंग कर देंगे उसको। ठीक है, कि मतलब इससे भी जो ज्यादा वैल्यू होगा वो इसकी वैल्यू ले लीजिएगा, जो इससे ज्यादा होगा इससे इसको वैल्यू यहाँ मान लेंगे। ठीक है, IQR में क्या करते हैं, अभी आपने जो देखा था स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग निकालेंगे अपना वही एक IQR बनाएंगे, उसमें निकालेंगे एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट, 25 और 75, और यहाँ पर Q1 का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर Q3 का वैल्यू निकालेंगे, मतलब यहाँ पर लोअर लिमिट निकालेंगे और यहाँ पर अपर लिमिट निकालेंगे। इससे जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हटा देंगे, इससे जो छोटी वैल्यू होगी उसको हटा देंगे, या तो फिर इस पे कैपिंग लगा देंगे यहीं दोनों पर। ठीक है, परसेंटाइल में क्या करेंगे, परसेंटाइल में हम एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, एक मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, उससे जो मैक्सिमम वैल्यू से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हटा देंगे, मिनिमम वैल्यू से जो छोटी वैल्यू होगा उसको हम लोग हटा देंगे, या तो जो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी वैल्यू होगा उसको कैप कर देंगे, या जो मिनिमम वैल्यू से छोटी वैल्यू होगी उसको हम लोग कैप कर देंगे। तो ये सब तरीके हम लोग अब अगले 3 वीडियो में, पहले में जेड स्कोर, दूसरे में IQR, तीसरे में परसेंटाइल, ये तीनों मेथड लेके एक एग्जांपल लेंगे, एक डेटा सेट उठाएंगे और उस पर हम ये सब सारे अपना काम करेंगे। तो इस वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो ठीक है, पहले हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा कि आउटलायर्स क्या होते हैं। आउटलायर्स मतलब कि जो हमारे ग्रुप से एक डिफरेंट बिहेवियर शो करे, वो आउटलायर्स है। ठीक है, अगला क्या था, कुछ कॉजेस हम लोगों ने पढ़ा था,
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कुछ कॉजेज, मतलब काज क्या हो सकते हैं, कि कारण, रीजन काहे क्यों हमारे आउटलायर्स आते हैं। तो हमने देखा था उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे रीजन होते हैं जिससे हमारे आउटलायर्स आते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि आउटलायर्स को हम सी कैसे कर सकते हैं, देख कैसे सकते हैं। तो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, बॉक्स स्कैटर और डिस्क प्लॉट करके देख लेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि हम आउटलायर्स को और कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेथड था, एक हमारे पास स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन का था, उससे हम देख लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास परसेंटाइल वाला मेथड होता है, उससे देख लेते हैं, ठीक है। और हम लोग फिर लास्ट में देखें कि हम लोग हैंडल कैसे करेंगे। तो हमारे पास हम लोग 3 मेथड पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे, वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं लेकिन हम लोग 3 ही पढ़ेंगे। एक जेड स्कोर वाला मेथड, और एक हम लोग पढ़ेंगे IQR वाला मेथड, और एक हम लोग देखे थे परसेंटाइल वाला मेथड, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, हम इस वीडियो को दोबारा बनाएंगे। कुछ नहीं समझ में आया होगा आपको, अगर ऐसा कुछ पार्ट है जो आपको समझने में दिक्कत है तो एक बार दोबारा भी देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, हम इस वीडियो को दोबारा बनेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।